नमस्कार। हमने HPRC अभ्यास कर एक सीरीज़ चलाई है जो कि HPRC के अपकमिंग एग्ज़ाम हैं, जैसे कि TGT का एग्ज़ाम है, JVT का एग्ज़ाम है और भी अपकमिंग एग्ज़ाम होंगे। उनके लिए जो है HPRC के अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए ये सीरीज़ चलाई गई है और इसमें हर एक सेक्शन को कवर किया जाता है जो कि HPRC की ऑफिशियल सिलेबस में जो है वो कवर किया गया है। तो हर इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, हर इक्वेशन को डिटेल्स डिस्कस करेंगे और अभी क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं विच इंडियन स्टेट हैज़ कॉकबोरक एज वन ऑफ इट्स ऑफिशियल लैंग्वेज। तो बोलते हैं कि किस राज्य की ये जो कॉकबोरक है अपनी आधारिक भाषा के रूप में से एक है। देखिए, इंडिया में अलग अलग स्टेट जो है वो आते हैं। अगर अलग अलग स्टेट की आप देखेंगे तो ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो हैं वो अलग अलग आती हैं। तो ये जो कॉकबोरक कर है ये कहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज आती है? ये त्रिपुरा की ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो आती है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लाइनर क्वेश्चन है। और ये कॉकबोरक त्रिपुरा की ऑफिशियल लैंग्वेज है। त्रिपुरा में और भी भाषाएं जो हैं वो बोली जाती हैं, जैसे कि यहाँ पर बंगाली भाषा बोली जाती है, ये भी यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। इंग्लिश यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो है। अब इंग्लिश यहाँ पर बोली जाती है, बंगाली यहाँ पर बोली जाती है। यहाँ पर जो मोस्टली बोले जाने वाली भाषा है ना, वो कौन सी है? वो है बंगाली। तो बंगाली यहाँ पर ज़्यादा बोली जाती है। हमारे पास और भी ऑप्शन दिए गए हैं, उन ऑप्शंस के ऊपर भी एक नज़र जो है वो डालेंगे। जैसे कि यहाँ पर जो है वो सिक्किम ऑप्शन में जो है वो दिया गया है। सिक्किम की जो लैंग्वेज आती है वहाँ पर इंग्लिश बोली जाती है। सिक्किमिज़ी एक भाषा है वो बोली जाती है। लेप्चा भी यहाँ की एक भाषा है। लेप्चा भी आपने ध्यान रखना है, लेप्चा भी यहाँ की भाषा है। यहाँ पर ऑप्शन में गोवा भी दिया गया है। गोवा के अलावा अरुणाचल प्रदेश भी दिया गया है। अगर हम गोवा की बात करते हैं कि गोवा में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो गोवा में एक तो इंग्लिश बोली जाती है, दूसरी यहाँ पर कोनकानी भाषा जो है वो बोली जाती है। कौन सी? कोनकानी भाषा यहाँ पर जो है वो बोली जाती है। ये यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश में जो है वो इंग्लिश जो है यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो आती है। अरुणाचल प्रदेश की इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज हो गई। हिमाचल में देखेंगे तो हिमाचल की जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज जो आती है वो हिंदी आती है। और यहाँ पर सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो संस्कृत को जो है वो बनाया गया है। तो ये ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में पता चला। त्रिपुरा के बारे में हम जान रहे थे कि यहाँ पर बंगाली भी सबसे ज़्यादा बोली जाती है। तो इसको मैप पर एक बार देखते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये त्रिपुरा जो है वो आता है, ये त्रिपुरा स्टेट जो है वो आता है। और त्रिपुरा जो आता है इसकी जो कैपिटल है वो अगरतला में आती है। ये एक इंटरनेशनल बाउंड्री जो है बांग्लादेश के साथ जो है वो लगाता है। बांग्लादेश के अलावा मिजोरम के साथ बाउंड्री लगती है। मिजोरम के अलावा यहाँ पर असम के साथ बाउंड्री लगती है। मेघालय के साथ जो है बाउंड्री लगती है। तो त्रिपुरा अपने मैप में भी जो है वो देख लिया कि त्रिपुरा जो है वो मैप में कहाँ जैसे स्थित है। अभी हम अगले क्वेश्चन की ओर जो है चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं हमसे क्या पूछा गया है। बोलते हैं व्हाट डज आर्टिकल 243D ऑफ पंचायत कॉन्स्टिट्यूशन स्पीक अबाउट। अब यहाँ पर एक बात तो क्लियर कर लें कि जो आर्टिकल 243 है ये पंचायत के बारे में जो है बात करता है। आर्टिकल 243 में ना अलग अलग क्लॉजेज हैं, ABCD ऐसे कर जो है बहुत सारे यहाँ पर क्लॉजेज आते हैं। अब ये 243D के बारे में स्पेसिफिक रूप से पूछा गया है। अब वो टाइम नहीं रहा कि बहुत ईजी क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब क्वेश्चन बड़े डेप्थ में जो है वो पूछा जाता है। अगर हम आर्टिकल 243D की बात कर रहे हैं तो वो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन पंचायत की बात जो है वो करता है। ज़रूरी नहीं कि एग्जामिनर इसी आर्टिकल के बारे में पूछे, और भी बहुत ज़्यादा पूछा जा सकता है यहाँ से। जैसे कि क्या क्या पूछा जा सकता है। सबसे पहले तो हम जो आर्टिकल आते हैं, जो पंचायत से रिलेटेड आर्टिकल आते हैं, उनके बारे में जो है वो जानते हैं कि कौन कौन से आर्टिकल जो है वो आते हैं 243 में। आर्टिकल नंबर 243A आता है, ये ग्राम पंचायत की बात जो है वो करता है। आर्टिकल 243B आता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन जो पंचायत का है उसकी बात करता है। बी किसकी बात करता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत की ये बात करता है। आर्टिकल 243C आता है, ये कंपोजिशन ऑफ पंचायत की बात जो है वो करता है। आर्टिकल 243D आता है, ये रिजर्वेशन ऑफ पंचायत की बात जो है वो करता है। और आर्टिकल 243D के बाद जो है वो E भी जो है वो आता है, ये जो है वो बात करता है ड्यूरेशन ऑफ पंचायत की, कि पंचायत का ड्यूरेशन जो है वो कितना होगा, ये ड्यूरेशन की बात करता है। आर्टिकल 243E के बाद F आता है, ये डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप की बात करता है कि कैसे मेंबरशिप जो है वो डिस्क्वालीफाई जो है वो होगी। और एक जैसे इलेक्शन पंचायत में होते हैं तो वो कौन सा आर्टिकल आता है? वो आर्टिकल 243K जो है वो आता है, ये आर्टिकल 243K आता है। और पंचायत का जो ऑडिट होता है, ऑडिट ऑफ अकाउंट ऑफ पंचायत, तो वो आर्टिकल 243J में जो है वो आता है। अब यहाँ पर ये सारे आर्टिकल हमने क्लियर कर लिए। आर्टिकल 243 से जो जुड़े हुए हैं मैक्सिमम जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बताया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत मैंने कौन सा बताया था? चलो अभी मैंने बताया था, अभी जल्दी से सोचो। ये आर्टिकल 243B जो था वो मैंने बताया था।
अभी आपको लग रहा होगा कि तो बहुत लंबा चौड़ा है, याद नहीं रहेगा। नहीं, याद रह जाएगा, हम बार बार रिवाइज इन चीज़ों को करते रहेंगे। हम बात करते हैं अगर पंचायतों के बारे में ही, तो पंचायतों के बारे में जो है वो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की है वो भी जो है वो बात करती है। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा ही जो था वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया पार्ट जो था वो ऐड किया गया था जो पंचायतों से डील करता है। वो है पार्ट ये 9 कर पार्ट 9 जो है ये पंचायतों से डील करता है। और कौन सा शेड्यूल जो है वो बात करता है इसकी, तो शेड्यूल की अगर हम बात करते हैं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो शेड्यूल नंबर 11 आता है वो इसकी बात जो है वो करता है। तो इतना सब हमारे पास पंचायतों के बारे में जो है वो बेसिक जानकारी हमारे पास होनी चाहिए थी, इतना याद रखेंगे फिलहाल के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं यहाँ पर थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर वॉज एंडेड बाय विच ट्रीटी। तो देखिए एंग्लो मैसूर वॉर हुए, अब बोलते हैं कि तीसरे नंबर का जो एंग्लो मैसूर वॉर हुआ वो कौन सी संधि के द्वारा जो था वो समाप्त किया गया था। ठीक है, अब एक तो याद रखना है कि कितने एंग्लो मैसूर वॉर हुए और कब कब जो था वो हुए। अब ये भी ध्यान रखना है कि कौन सा किस तरह से किस ट्रीटी से जो था वो एंड हुआ। ये जो तीसरे नंबर का एंग्लो मैसूर वॉर था ये ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम से जो था वो समाप्त हुआ था। अच्छा, इससे ये समाप्त हुआ था कौन से ईयर की ये बात रही थी, कब जी इनकी जब ये समाप्त हुआ था, और उस टाइम वायसराय कौन हुआ करते थे, तो ये हुआ था 1790 से 1792 के बीच में। 1790 से 1792 के बीच में हुआ था और 1792 में जो था वो ये ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम होती है जिसके थ्रू इसको खत्म किया, जिसके थ्रू इस वॉर को खत्म किया गया। उस टाइम वायसराय की बात करते हैं तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था वो उस टाइम हुआ करते थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस हुआ करते थे। ठीक है जी, इनके कार्यकाल के दौरान ये समाप्त हुआ था और हुआ भी इनके कार्यकाल के दौरान ही था। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर की बात करेंगे कि फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर जो था वो कब हुआ था। तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर जो था वो देखिए, जो पहला एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था वो जो था वो कब से लेकर कब तक, 1760, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, 1767 से 69 के बीच में हुआ था। सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर की बात करें, ये 1780 से 1784 के बीच में जो था वो हुआ था, 1780 से 84 के बीच में ये हुआ था। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर की बात हम 1790 टू 92 ऑलरेडी कर चुके हैं। चौथा एंग्लो मैसूर वॉर भी हुआ था, चौथा एंग्लो मैसूर वॉर 1799 में जो था वो हुआ था। ये जो पहला एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था ये ट्रीटी ऑफ मद्रास से समाप्त किया गया था और ट्रीटी ऑफ मद्रास 1769 में जो था वो हुई थी। उसी तरह जो है वो हमारे पास सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर भी आता है। सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर ट्रीटी ऑफ मैंगलोर से जो था वो समाप्त हुआ था। ट्रीटी ऑफ मैंगलोर जो था वो 1784 में जो था वो हुई थी। और तीसरे के बारे में श्रीरंगपट्टनम का आपको पता चल गया। और उसी तरह हम फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर की बात करते हैं तो ये ट्रीटी कोई स्पेसिफिक हुई नहीं थी, ये 1799 में खुद ही समाप्त जो था वो हो गया था। टीपू सुल्तान की डेथ जो था वो हो गई थी उस दौरान और ये समाप्त हो गया था उस टाइम। तो क्वेश्चन पूछने वाला ये भी क्वेश्चन बनाता है कि जो फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर था उसके दौरान किसकी मृत्यु हुई थी या फिर टीपू सुल्तान की मृत्यु किस एंग्लो मैसूर वॉर के दौरान हुई थी। तो टीपू सुल्तान की मृत्यु फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर के दौरान जो था वो हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं हु अमंग द फॉलोइंग रोट द संस्कृत प्ले मुद्रा राक्षस। तो बोलते हैं कि ये मुद्रा राक्षस जो था वो किसके द्वारा लिखा गया था। अगर हम बात करते हैं कि ये मुद्रा राक्षस जो था वो किसके द्वारा लिखा गया था तो ये जो था वो विशाख दत्त के द्वारा जो था वो लिखा गया था। ऑप्शन सी सही आंसर है। मुद्रा राक्षस जो था वो विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया था। इसमें जो था वो क्या बात की गई थी, इसमें जो है वो चाणक्य के उस मैकेनिज्म की बात की गई थी जो उसने जो था वो चंद्रगुप्त के दुश्मनों के खिलाफ जो था वो इस्तेमाल किया था। चंद्रगुप्त के दुश्मनों के खिलाफ जो चीज़ें इस्तेमाल की गई थी वो इस ग्रंथ में लिखी गई हैं जो मुद्रा राक्षस ग्रंथ है। ये संस्कृत में विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया है। अगर हम बात करते हैं कि ये जो विशाखदत्त हुआ करते थे कब हुआ करते थे ये, तो ये जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल के दौरान जो था वो हुआ करते थे। और इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की अगर हम बात करते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो था वो स्थापना की गई थी मौर्य डायनेस्टी की। परंतु मौर्य डायनेस्टी की स्थापना की थी इन्होंने नंद वंश को समाप्त कर नंद वंश के ऊपर कब्जा कर इन्होंने अपने वंश की स्थापना जो था वो की थी। और दूसरी बात ध्यान रखनी है कि अंत में चलकर चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो था वो क्या किया गया था, जैन धर्म को अपना लिया गया था। और ये जो था वो अंत में जो था वो श्रवण बेलगोला चले गए थे और वहां पर भद्रबाहु के प्रभाव में जो था ये आए थे। चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु होते थे वो चाणक्य हुआ करते थे। इनकी सहायता से ही इन्होंने नंद वंश के ऊपर जो था वो राज जो था वो किया था और अपने साम्राज्य की स्थापना की थी। इनके बाद जो था वो बिंदुसार जो था वो राजा हुए। बिंदुसार के बाद अशोक हमें देखने को मिलते हैं। अशोक को जो है वो देव नाम प्रिय के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। अशोक के कार्यकाल के दौरान हमने अलग अलग रॉक एडिक्ट भी देखे हैं। हमने कलिंगा का वॉर भी देखा है जो कि 261 BC में जो था वो हुआ था। बाकी अशोक ने बाद में चलकर जो था वो बौद्ध धर्म को जो था वो अपना लिया था। अशोक बौद्ध धर्म में जाता है और उपगुप्त के
प्रभाव में आकर जो था, उपगुप्त के अंडर आकर जो था वो इन्होंने बौद्ध धर्म को जो था वो अपनाया था। और सांची स्तूपा किसके द्वारा बनवाया गया था, ये भी बेसिक क्वेश्चन पूछा था। जैसे कभी पटवारी का एग्जाम होता है तो उसमें पूछ लिया जाएगा ये क्वेश्चन, सांची स्तूपा जो था वो किसके द्वारा बनवाया गया था, तो वो अशोक के द्वारा जो था वो बनवाया गया था। ठीक है, और एक और क्वेश्चन पूछ जाता है कि ऐसे पूछ लेंगे कि इनमें से कौन सा मौर्य साम्राज्य का शासक था, ऐसे पूछ लेंगे, या पूछ लेंगे कि इनमें से कौन सा मौर्य साम्राज्य का शासक नहीं था। तो उसमें चंद्रगुप्त मौर्य दे देंगे, उसमें बिंदुसार दे देंगे, अशोक दे देंगे। तो आपने ध्यान रखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, ये सब मौर्य साम्राज्य ही के ही जो था वो जो राजा हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे अभी हम, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। परंतु अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग HPRC के TGT एग्जाम के लिए, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को जो है वो टाइमली ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दिया गया है। देखिए, अगर आपको चाहिए कि आपकी सिलेक्शन हो और आप बहुत सीरियस हैं तैयारी को लेकर, तो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ चलना चाहिए। टेस्ट सीरीज आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प जो है वो करने वाली है। और जो आपके छोटे छोटे डाउट होते हैं, जो आपकी छोटी छोटी गलतियां होती हैं, जिनको आप सिली मिस्टेक्स बोलते हैं, जिनके कारण एक प्रॉपर सिलेक्शन नहीं हो पाती, वो जो है वो आप एलिमिनेट कर पाएंगे अपनी मिस्टेक्स को, और एक मेरिट में एक अच्छा रैंक और एक अच्छा स्कोर लाने में जो है वो आप समर्थ हो पाएंगे। टेस्ट सीरीज को सिर्फ ज्वाइन करना एनफ नहीं है, उसको एक बार पढ़कर एक बार रिवाइज करना, एटलीस्ट 1-2 बार रिवाइज होगी अच्छे से, तो आप अच्छे से जो है वो उसका बेनिफिट ले पाएंगे। तो अभी सफिशिएंट टाइम है आपके पास कि आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर जो है वो आगे बढ़े। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में जो लिंक दिए गए हैं वहाँ से आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज इज कंसिडर्ड द बाउंड्री बिटवीन एशिया एंड यूरोप। तो मैंने कहा है आपको कि जितने भी हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे वो सब हम NCERT बेस्ड जियोग्राफी जो है वो पढ़ेंगे, और बाकी भी जो इंपॉर्टेंट जियोग्राफी कहीं से बनेंगी उसको तो कवर करेंगे ही, परंतु NCERT हम ऑलमोस्ट इस सीरीज में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अगर पढ़ी है NCERT तो बहुत अच्छा रिवीजन आपका यहाँ पर हो रहा है। 3 पार्टों में हो चुका है, चौथा पार्ट है। देखिए, यूरोप और एशिया के बीच में जो बाउंड्री किसी माउंटेन को माना जाता है वो माना जाता है यूराल माउंटेन्स को। यूराल ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। अच्छा, यूराल माउंटेन्स को जो है माना जाता है, हमारे पास अलग अलग तरह के माउंटेन आते हैं। 3 तरह के माउंटेन जो है जो मेनली हमारे पास आते हैं वो हैं, एक फोल्ड माउंटेन हमारे पास आता है, फोल्ड के अलावा एक ब्लॉक माउंटेन हमारे पास आता है, ब्लॉक के अलावा जो है एक वॉल्केनिक माउंटेन जो है वो हमारे पास आता है। ये जो फोल्ड माउंटेन आता है, ये इसमें कौन से माउंटेन आते हैं, जैसे कि हमारा हिमालय हो गया, हिमालय जो है वो फोल्ड में आता है। हिमालय के अलावा एक अल्प्स माउंटेन हो गया, ये भी जो है वो इसी श्रेणी में जो है वो आता है। और उसी तरह ब्लॉक माउंटेन हो गया। ब्लॉक माउंटेन में जो है वो कौन कौन से माउंटेन जो है वो आते हैं, ब्लॉक माउंटेन में जो है जैसे कि आप मान लीजिए ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन है, ये जो है वो ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन जो है वो जर्मनी में जो है वो आता है ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन, और ये जो है वो यहाँ पर आता है ब्लॉक माउंटेन में। और उसी तरह जो है वो एक वॉस्क माउंटेन है, ये वॉस्क माउंटेन जो है वो कहाँ पर आता है, ये फ्रांस में जो है वो आता है। वॉल्केनिक माउंटेन की अगर हम बात करें तो इसमें जो है वो माउंट मुआना जो है वो आता है, मुआना लाओ जो है वो आता है, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ चाहो, ये हवाई का एक माउंटेन आता है वॉल्केनिक, ये जो है वो यहाँ पर आता है। माउंट माउना लाओ आता है, ये आता है। और माउंट पोपा जो है वो यहाँ पर आता है। माउंट पोपा जो है वो कहाँ पर आता है, ये म्यांमार में जो है वो आता है, वॉल्केनिक माउंटेन की श्रेणी में जो है वो आता है। अब माउंटेन्स में इससे आगे भी मैंने आपको कहा है कि NCERT के बारे में, तो यहाँ पर देखिए माउंटेन्स की जब भी बात होगी आपके पास, तो एक यहाँ से सिंपल क्वेश्चन बनेगा कि कौन सी माउंटेन रेंज कहाँ पर जो है वो आती है। जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन में अल्प्स माउंटेन रेंज जो है वो दिया गया है। इस अल्प्स माउंटेन रेंज की अगर आप बात करेंगे तो ये जो है वो यूरोप में जो है वो आती है। यहाँ पर जो है वो एंड्स भी दिया गया है, एंड्स जो है वो साउथ अमेरिका में जो है वो आती है। और उसी तरह आप ध्यान रखें कि हम बात जब भी रेंजेस की करते हैं तो हमारे पास माउंट एवरेस्ट का नाम ज़रूर आता है, हिमालय में ये रेंज आती है। माउंट एवरेस्ट की इन 2 कंट्रीज़ के बीच में आती है, तो ये चाइना और नेपाल के बीच में जो है वो आती है। हमारे पास कंचनजंगा रेंज जो है वो एक आती है, कंचनजंगा जो है वो नेपाल और इंडिया के बीच में बाउंड्री बनाती है, इनके नेपाल और इंडिया के बीच में स्थित है। नेपाल और इंडिया में हम बात करें तो ये सिक्किम स्टेट के साथ जो है वो लगती है, ठीक है जी। और वैसे ही जब यहाँ पर मैंने एंड्स माउंटेन की बात की थी, तो एंड्स माउंटेन में भी क्वेश्चन बनता है कि एंड्स माउंटेन की हाईएस्ट पीक जो है वो कौन सी, तो एंड्स माउंटेन की हाईएस्ट पीक जो है वो एकोनकागुआ है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं ACONCAGUA, ये जो है वो एंड्स माउंटेन की हाईएस्ट पीक है। जब हमने अल्प्स यहाँ पर पढ़ा है तो अल्प्स में भी हाईएस्ट जो पीक आती है, हाईएस्ट माउंटेन जो इसका आता है वो आता है माउंट ब्लैंक, MONTBLANC।
ये जो है वो वेस्टर्न यूरोप में आता है और हाईएस्ट माउंटेन है अल्प्स का। वैसे ही हमारे साउथ इंडिया में हमने इससे पहले पढ़ा था कि अन्नामुडी पीक जो केरल की है, अन्नाई पीक भी इसको बोलते हैं, ये हाईएस्ट पीक जो है वो साउथ इंडिया की जो है वो आती है। तो इतना सब यहाँ पर क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन भी आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेयर्ड इनकरेक्टली। यहाँ पर रीजन दिया गया है और उनके ग्रासलैंड्स दिए गए हैं। तो देखिए यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया दिया गया है, क्या डाउन इससे संबंधित है। यहाँ पर जो है वो सेंट्रल एशिया जो है वो दिया गया है, क्या स्टीपे इससे संबंधित है। अर्जेंटीना यहाँ पर दिया गया है, क्या प्रेरीज ग्रासलैंड इससे संबंधित है। साउथ अफ्रीका यहाँ पर दिया गया है, क्या वेल्ड माउंटेन जो है वो इससे संबंधित है। तो सबसे पहले बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की। देखिए ऑस्ट्रेलिया की जब भी बात होगी तो ध्यान रख रहे हैं कि डाउन जो है ना, डाउन यहाँ का ही जो है वो एक इंपॉर्टेंट ग्रासलैंड जो है वो आता है। तो पहला तो हमारे पास बिल्कुल सही दिया गया है। सेंट्रल एशिया की अगर हम बात करते हैं तो स्टीपी कर ये भी बिल्कुल सही बात है। ये भी जो है ये सेंट्रल एशिया का ही आता है, या फिर इसको यूरेशियन रीजन का भी जो है वो बोल देते हैं। यूरेशियन रीजन का एक ही बात है। यहाँ पर ये प्रेरीज जो है वो दिया गया है, ये अर्जेंटीना का आता है ना, ये अर्जेंटीना का नहीं आता, ये यूएसए का जो है वो ग्रासलैंड जो है वो आता है। वेल्ड दिया गया है, वेल्ड तो बिल्कुल सही बात है, ये साउथ अफ्रीका का ही जो है वो ग्रासलैंड जो है वो आता है। हमारे पास जो इंपॉर्टेंट ग्रासलैंड आते हैं वो कौन कौन से रीजन में आते हैं एक बार वो देख लेते हैं। जैसे कि प्रेरीज आता है, ये नॉर्थ अमेरिका का जो है वो आ जाता है। पेम्पास आता है, ये अर्जेंटीना का आता है। तो अर्जेंटीना का कौन सा आता है, पेम्पास आता है। वेल्ड साउथ अफ्रीका का हमने पढ़ लिया। डाउन हमने पढ़ लिया ऑस्ट्रेलिया का। स्टीपे हमने पढ़ लिया नॉर्थ यूरोप का। पुस्ताज हंगरी का आता है और सेंटरबरी ये जो है वो न्यूजीलैंड का जो है वो आता है। तो इतने हमारे पास इंपॉर्टेंट ग्रासलैंड है। ये ग्रासलैंड जो है वो कौन कौन सी कंट्री में आते हैं वो आप ध्यान रखना है। इनका एग्जैक्टली रीजन कौन सा है वो आपको पता यहाँ से चलता है। अब एग्जाम में पूछा जाता है कि जितने भी डेप्थ से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेना तो इतना तो कवर होगा ही होगा। आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने में हेल्प मिल जाएगी, आपको जो है वो एक सही आंसर तक पहुँचने में जो है वो हेल्प मिलेगी। तो हमने इसलिए इतना डिटेल से पढ़ लिया। याद रखने पड़ेंगे सारे के सारे, ये तो कंडीशन है भाई, याद तो रखने पड़ेंगे। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हाउ मेनी बैंक्स वर नेशनलाइज्ड इन 1980। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बोलते हैं कि 1980 में जो था वो कितने बैंक जो था वो नेशनलाइज जो था वो हुए थे। अगर 1980 की बात यहाँ पर की जा रही है तो 1980 में 6 बैंक जो था वो नेशनलाइज हुए थे। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। देखिए बैंकों की जो नेशनलाइजेशन स्टार्ट हुई वो 1969 में जो है वो स्टार्ट होती है। 1969 में 14 कमर्शियल बैंक्स को जो था वो नेशनलाइज जो था वो किया गया था। और बोलते हैं कि 1969 में पहली बार हुआ, 14 बैंक जो है वो कमर्शलाइज किए गए। उसके बाद 1980 में जो था वो फिर से कमर्शलाइजेशन हुई बैंकों की, या फिर नेशनलाइजेशन हुई बैंकों की। 1980 में जो था वो 6 और बैंक जो था वो नेशनलाइज जो था वो किए गए थे। और टोटल नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक जो था वो बढ़कर 27 हो गए थे, 27 जो था वो हो गए थे। और 1993 में गवर्नमेंट ने क्या किया, 1993 में गवर्नमेंट ने एक न्यू बैंक ऑफ इंडिया होता था उसको पंजाब नेशनल बैंक के साथ मर्ज कर दिया था। ये भी पूछ सकते हैं कि कब ये बैंक जो था वो मर्ज हुआ था पंजाब नेशनल बैंक के साथ। भारतीय महिला बैंक भी पहली बार लाया गया। इंडिया का जो पहला महिलाओं का बैंक था वो लाया गया, उसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में बनाया गया और उसका उद्घाटन 2013 में जो था वो किया गया था। 2017 में इसको जो था वो मर्ज कर दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ ही मर्ज हो गया। अब बैंकिंग सेक्टर की जब बात हो ही रही है तो सबसे पहले आरबीआई के बारे में भी थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 में जो था वो हुई थी। 1935 में इसकी स्थापना हो गई और उसके बाद 1935 के बाद 1949 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को जो था वो नेशनलाइज किया गया था। तो क्वेश्चन बनता है कि आरबीआई को कब नेशनलाइज किया गया था। और आरबीआई के अगर हम बात करते हैं कि पहले इंडियन गवर्नर इसके कौन थे, तो सीडी देशमुख जो था वो इसके पहले इंडियन गवर्नर थे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर आता है वो कहाँ पर आता है, वो मुंबई में जो है वो आता है। कहाँ पर, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर जो है वो आता है। हमारे पास जो है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी जो है वो आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बैंक है, मैक्सिमम लोगों के खाते होंगे वहाँ पर, चलो नहीं भी है कोई बात नहीं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना जो था वो 1955 में जो था वो हुई थी। 1955 में इसकी स्थापना की गई। इससे पहले जो था वो इसको इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया जो था वो बोलते थे। ये जो इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया था ये 1921 में जो था वो बना था। और इंपेरियल बैंक के बाद जो था वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो अभी हम देखते हैं वो 1955 में जो था वो बनाया गया था। तो ऐसा क्वेश्चन एक बनता है एग्जाम में कि किस बैंक को पहले इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया जो था वो बोलते थे। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पहले जो था वो इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया जो था वो बोलते थे। अब अगला
क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं द नेम ऑफ फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट वॉज। तो बोलते हैं कि पहला जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट था उसका नाम क्या था। अगर हम पहले आर्टिफिशियल सैटेलाइट की बात करते हैं तो पहले आर्टिफिशियल सैटेलाइट का नाम जो था वो आर्यभट्ट हुआ करता था। आर्यभट्ट ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। कब ये लॉन्च किया गया था, तो इसको 19 अप्रैल 1975 को जो था वो लॉन्च किया गया था। कब? 19 अप्रैल 1975 को इसको लॉन्च किया गया था। देखो इंडिया में जो पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट था उसका नाम आर्यभट्ट था। इंडिया का जो पहला एयरक्राफ्ट कैरियर वॉरशिप था उसका नाम INS विक्रांत था। इंडिया का जो सैटेलाइट डेडिकेटेड था एजुकेशन पर्पस से जो लॉन्च किया गया था कोई सैटेलाइट, तो उसका नाम एडुसैट था। एडुसैट उसका नाम था। और इंडिया का जो है वो पहला न्यूक्लियर रिएक्टर जो था वो उसका नाम अप्सरा हुआ करता था। ये न्यूक्लियर रिएक्टर 1956 का था। अप्सरा नाम था इसका, अप्सरा। इंडिया का जो पहला चांद के ऊपर भेजा हुआ मिशन था वो चंद्रयान 1 था। 2008 में चंद्रयान 1 को लॉन्च किया गया था। मार्स के ऊपर जो इंडिया ने मिशन भेजा था उसका मार्स ऑर्बिटर मिशन नाम रखा गया था और ये 2013 में जो था वो लॉन्च किया गया था। तो इस तरह से हमने पहला मार्स के ऊपर, चांद के ऊपर न्यूक्लियर रिएक्टर हमने जान लिया। हमने जो एजुकेशन पर्पस से डेडिकेटेड स्पेशल सैटेलाइट था वो हमने जान लिया। हमने पहला सैटेलाइट जान लिया आर्यभट्ट, जिसका नाम जो था वो रखा गया था। ठीक है, ये सब आपको यहाँ से सैटेलाइट्स के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी, तो एग्जाम में जो है वो सिली मिस्टेक्स नहीं होंगी। सिली मिस्टेक्स नहीं होंगी। हाई कोर्ट के एग्जाम में जैसे कि INS विक्रांत वाला क्वेश्चन पूछा गया था, तो जिसका भी गलत हुआ मतलब पढ़ा तो था परंतु सिली मिस्टेक वहाँ पर हो गई। बस वहाँ पर सिली मिस्टेक हुई और मेरिट में एक नंबर क्वेश्चन गलत होने से मतलब आप बहुत पीछे चले गए। स्ट्रेटजी ऐसी होनी चाहिए कि आपको पीछे नहीं एक एक क्वेश्चन ठीक कर कर आगे जाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज प्रेजेंट इन ग्रीन पिगमेंट ऑफ लीफ। तो बोलते हैं कि पत्तियां हमने देखी, जो हमारे पेड़ होते हैं उनमें पत्तियां लगती हैं, उनमें जो है हमने देखा उनमें हरा रंग जो है वो होते हैं। हरा रंग किसके कारण होता है, कौन सा पिगमेंट जो है वो उनमें होता है, तो उसमें जो है वो मैग्नीशियम पिगमेंट जो है वो होता है। कौन सा? मैग्नीशियम जो है वो उसमें होता है। तो मैग्नीशियम ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर आ जाएगा। अच्छा, मैग्नीशियम उसमें होता है तभी वो जो है वो ग्रीन होती हैं, तो ग्रीनरी के पीछे का रीज़न पत्तियों का आपका पता चला। अब देखो क्वेश्चन ये भी पूछते हैं कि प्लांट्स अपना खाना जो बनाते हैं वो किस प्रोसेस से बनाते हैं। तो प्लांट अपना खाना जो है वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है उससे बनाते हैं। और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्या क्या होता है, उसमें जो है वो सनलाइट चाहिए होती है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है और वाटर, पानी उसमें जो है वो चाहिए होता है। सूर्य की रोशनी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इन चीज़ों से मिलकर जो है वो प्लांट अपना भोजन जो है वो तैयार जो है वो कर लेते हैं। अब देखो प्लांट की जो पौधे जो होते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू जब खाना बनाते हैं तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, जो भी लाइट एनर्जी होती है जैसे कि सूर्य की किरणें हो गई उनको ट्रैप करते हैं। ट्रैप करने के लिए वो क्लोरोप्लास्ट एक प्रेजेंट होता है वहाँ पर, उसको जो उसके सहायता से ये ट्रैप करते हैं और केमिकल एनर्जी में जो है वो कन्वर्ट कर देते हैं। ये जो पिगमेंट होता है इसको क्लोरोफिल भी बोलते हैं, जो कि क्लोरोप्लास्ट में होता है, जो कि सनलाइट को ट्रैप करने में हेल्प करता है। और प्लांट यूटिलाइज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को और वाटर को और उसकी एक रिएक्शन बनाकर जो है वो अपना खाना बनाते हैं और फोटोसिंथेसिस से ही जो है वो ऑक्सीजन वहाँ से वो छोड़ते हैं। तो इसलिए प्लांट्स इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्व कर लेते हैं, ऑक्सीजन वहाँ से छोड़ते हैं, इसीलिए स्वच्छ हवा जो है वो आती है। प्लांट्स लगाने चाहिए, प्लांट्स लगाना बहुत ज़रूरी है। जिस हिसाब से कंस्ट्रक्शन आज के टाइम में हो रही है उस हिसाब से तो प्लांट्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन हो रही है, घर बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, 4 लेन बन रहे हैं, तो पेड़ बहुत ज़्यादा काटे जा रहे हैं। पेड़ काटे जा रहे हैं तो ये आपको नेचुरल डिजास्टर देखने को मिल रहा है कि कहीं पर बादल फट रहे हैं, कहीं पर कुछ, कहीं पर कुछ। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन के ऊपर फिर से आते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या बोलते हैं विच वन अमंग द फॉलोइंग फ्यूल्स इज यूज्ड इन गैस वेल्डिंग। तो ये भी बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है कि वेल्डिंग में जो गैस होती है, वेल्डिंग करने के लिए जो गैस होती है उसमें कौन सा फ्यूल होता है, या फिर वेल्डिंग के लिए कौन सी गैस होती है। तो वो एसिटाइलिन होती है। एसिटाइलिन ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। एसिटाइलिन होती है। एसिटाइलिन में से जो है वो कौन सा ईंधन गैस वेल्डिंग में उपयोग होता है, तो एसिटाइलिन जो है वो होता है। हमारे पास ऐसी ही अलग अलग गैसेज जो है वो आती हैं। देखो यहाँ पर एलपीजी भी ऑप्शन में दिया गया है। एलपीजी यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ये जो एलपीजी होती है ये भी घरों में इस्तेमाल होती है। तो बोलते हैं कि एलपीजी के जो मेजर कंपोनेंट हैं वो कौन से हैं, तो एक ब्यूटेन आता है, एक आइसोब्यूटेन जो है वो आता है। तो एलपीजी का मेन कंपोनेंट कौन सा आया, ब्यूटेन जो है वो एलपीजी का मेन कंपोनेंट जो है वो आ गया। ब्यूटेन के अलावा प्रोपेन भी होता है, आइसोब्यूटेन भी होता है, वो चीज़ें आपने जानी।
जैसे एलपीजी होता है वैसे ही सीएनजी भी जो है वो होती है। सीएनजी स्टेशन भी आपने बहुत जगह देखे होंगे। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो है वो इसको बोलते हैं। तो सीएनजी के जो मेन कंपोनेंट है वो कौन सा है? मीथेन जो है वो सीएनजी का मेन कंपोनेंट जो है वो होता है। कौन सा? मीथेन सीएनजी का मेन कंपोनेंट है। अभी अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं विच काइंड ऑफ मेजॉरिटी इज रिक्वायर्ड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन फॉर्मिंग अ न्यू स्टेट। तो बोलते हैं कि एक नया स्टेट अगर आपको बनाना है तो किस तरह के संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता जो है वो होती है। अच्छा, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे पहला एडिशन जो था वो उसमें हमने ये डिस्कस किया था। ये जो हमारी HPRCA की अभ्यास सीरीज चली है इसी में हमने ये जो था वो डिस्कस किया था। अभी आप कमेंट कर कर बताइए कि नया स्टेट बनाने के लिए किस तरह की मेजॉरिटी की ज़रूरत जो है वो पड़ती है, और कमेंट करके जल्दी से अपना आंसर बता दीजिए। टेलीग्राम पर आपने हमें ज्वाइन नहीं किया है तो अपने टेलीग्राम से सर्च करना @allexam31, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।